Good morning, student. Today we discuss the factors affect the equilibrium constant. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक फैक्टर रह गया था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इक्विलिब्रियम पे। तो हम बात करते हैं पहले कैटलिस्ट है क्या। तो कैटलिस्ट विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिड्यूस करता है उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ये तो पता ही है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखते हैं कि अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी pathway for the conversion of reactant to product. It increase the rate of forward and reverse reaction that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium. ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू एनर्जी लेवल पाथवे। न्यू एनर्जी लेवल पाथवे को डेवलप करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को बढ़ा देता है। किसके थ्रू? पास थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी इफेक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू आपका 2NH3 है। ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया के फॉर्मेशंस का। अब इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता है, यानी आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है ये प्रमोटर की तरह यूज करते हैं। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखें तो इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट हमारा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, या इक्विलिब्रियम पार्ट 1 कह सकते, तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन की। पहले आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। यानी पहले तो बात करें कि आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होते हैं वो होते क्या है। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। जब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तब हम बात करेंगे किसकी, आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग को पता ही होगा क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स those substance which conduct electricity in fused state and aqueous solution is called the electrolytes। कि वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्यूज स्टेट में या एक्वस स्टेट में, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी एसिड्स हैं, बेस हैं, साल्ट हैं, लगभग सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्सटेंस विच इज डिसोसिएट इनटू देयर आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। कि ऐसा सब्सटेंस जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में क्या होते हैं,
डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया कि दोज सब्सटेंस which do not conduct electricity in a fused state and in aqueous solution is called the non-electrolytes. Example है sugar, glucose, यूरिया etc. यानी वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं फ्यूज स्टेट में और एक्वस सोल्यूशन, उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। या आप कह सकते हो कि दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई। तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसी में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी इनकी कैटेगरी इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, कि जब हम सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। जब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते देयर आयंस में डिसॉल्व करने पे, तो उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयनिक कंपाउंड आपको होते हैं सारे क्या होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्ट क्या क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की, कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखा तो आप देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिटवीन आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द आयनिक इक्विलिब्रियम। कि आयनिक इक्विलिब्रियम को मिल रहा है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में इस्टेब्लिश होगा, उसको बोलता है आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में इस्टेब्लिश होता है उसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड्स, बेस एंड साल्ट क्या है। एसिड बेस साल्ट्स आपने बहुत पढ़े होंगे पहले, सबको पता होगा एसिड्स क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में, वो पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के बिहाफ पे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इज नोन एज एसिड, विच गिव्स द OH- आयन दैट इज द बेस। इसके अलावा आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, जो एसिड्स बेस का कॉन्सेप्ट है, वो जो H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन मिलाते हैं, ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अलावा भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ब्रांस्टेड लॉरी पढ़ेंगे, लुइस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम एसिड बेस और साल्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेस साल्ट में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड और बेस क्या होते हैं, देखिए। एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव्स हाइड्रोजन आयन। बात वही है कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम डिजॉल्व कर दें वाटर में तो डिसोसिएट होके हमें H+ आयन, मतलब वही हुआ कि सब्सटेंस विच गिव्स द H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इज नोन एज द एसिड्स। क्लियर हो गया कि एसिड वे सब्सटेंस है जिनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो डिजॉल्व होने के बाद H+ आयंस देते हैं। तो जो H+ आयंस देते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं क्या है, दैट इज द एसिड्स। अब इसके बाद हम देखेंगे बेस।
तो एसिड्स को यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl डिसोसिएट करके H प्लस आयन देगा और Cl माइनस देगा। इसी तरीके से H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका हो सकता है एस्टिक एसिड हो सकता है, बहुत सारे एसिड्स हो सकते हैं। अब बेस की बात करेंगे तो बेसिस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर। कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको डिजॉल्व करने पे हाइड्रोक्सिल आयन देगा वाटर में, उसी को बोलेंगे बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डिजॉल्व करें तो Na प्लस OH माइनस आयन देगा, यानी OH माइनस आयन दिया, इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बिहाफ पे एसिड्स और बेस क्या होते हैं देखेंगे कि एसिड इज सब्सटेंस विच हैज़ द टेंडेंसी टू गिव्स प्रोटॉन यानी H प्लस आयन, एंड बेस इज सब्सटेंस which has the tendency to accept a protons यानी H प्लस है। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रोटॉन एक्सेप्टिंग के बिहाफ पे और डोनेटिंग के बिहाफ पे, कि एसिड वे सब्सटेंस होंगे जो H प्लस आयन को क्या करेंगे, देंगे, और बेस क्या होंगे जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी के बिहाफ पे हम समझेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर क्या होता है। क्योंकि हर एसिड का एक बेस होता है और हर बेस का क्या होता है, एक एसिड होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर की बात करेंगे तो द पेयर हैविंग 1H प्लस आयन लेस इज कॉन्जुगेट बेस, वेयर द पेयर हैविंग 1H प्लस मोर इज कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कह रहा है कि ऐसा पेयर जिसके पास एक H प्लस आयन कम होता है वो बेस होता है, और एक H प्लस आयन बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें कि हमारे पास देखिए NH3 की रिएक्शन H2O से करेंगे, अमोनिया के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH4 प्लस और OH माइनस बनता है। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया क्या है, बेस है, और वाटर क्या है, एसिड है। देखिए NH3 की बात करेंगे तो जो हमारा अमोनिया NH3 है ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना रहा है। तो ये देखिए यहाँ बेस है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि यहाँ पे एक H प्लस आयन ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए H2O क्या एसिड है, यहाँ पे क्या OH माइनस बेस है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन कम है, यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेस प्रोटॉन, यानी इसके और इसके कंपेरिजन देखेंगे तो एक प्रोटॉन कम है, और इसको कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है। इसकी वजह से अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 प्लस है, और वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या OH माइनस है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल्स दे देगा और कहेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखिए, तो आपको कुछ करना नहीं। अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछता है एक प्रोटॉन्स को ऐड कर देंगे, और कॉन्जुगेट बेस पूछता है तो वहाँ पे एक प्रोटॉन को कम कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख सकते हैं, तो हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कंप्लीट हुआ और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस कंप्लीट हुआ। अब लास्ट हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस एक साइंटिस्ट थे, उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं आपके। तो एसिड इज सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बेस अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके कहने का मतलब लुईस ने यह कहा कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बेस वे होते हैं जो एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में दो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें AlCl3, तो ये लुईस एसिड है। अब अमोनिया की बात करेंगे NH3 या वाटर की, तो ये क्या है बेस। अब NH3 अगर बात करें अमोनिया में तो अमोनिया
नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, जो कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया डोनेट करता है। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये लुईस बेस को रिजर्व करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया, यानी इक्विलिब्रियम सेकेंड या इक्विलिब्रियम पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया। और आज हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि एसिड बेस और साल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके।